सभी को नमस्कार और स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत भाग 2 इतिहास का अध्याय पहला हजारों वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। उसमें पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां, नए सामाजिक राजनीतिक समूह कैसे बने और सन 700 से 1750 के बीच प्रौद्योगिकी और अन्य बदलाव किस तरह आए, राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसर लोगों को किस तरह मिला और कृषि, समाज, जाति और उपजाति में किस तरह बटा। पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां कैसे तैयार होती थी। मध्यकाल में कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। जैसा कागज की खोज चीन की और उसके बाद भारत के लोगों को भी कागज कैसे बनाना है और उसके उपयोग के बारे में जानकारी मिली। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के उपदेश, हिसाब करो के खाते लिखने के लिए इन पांडुलिपियों का उपयोग करते थे। और आज के जैसे उस समय ना कोई प्रिंटिंग प्रेस था, इसलिए पहली जो नकल लिखी है, कॉपी लिखी है, तो उसकी दूसरा सुलेखनीस उसकी नकल करता था या प्रतिलिपि लिखता था। धनी व्यक्ति, शासक, मठ, मंदिर पांडुलिपियों को इकट्ठा करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय अथवा अभिलेखागार में रखते थे। मतलब जहाँ पर पांडुलिपियों को रखा जाता है तो उसको अभिलेखागार बोलते हैं। उन दिनों छापखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलनीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे। जैसा कि आप देखिए, ये पांडुलिपि इस तरह की है और ये शिलालेख पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए। अब ये पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखी गई हो, वह पांडुलिपि है। जैसा पांडुलिपि के उपयोग में इतिहासकारों को कुछ समस्या आती है अभी भी। जैसे पांडुलिपि की लिखावट समझने में दिक्कत आती है। मतलब किसी पांडुलिपि लिखने वालों के हस्ताक्षर किसी के अच्छी है या वो क्या लिखा हुआ है वो समझने में उनको आज इतिहासकारों को कठिनाई हो रही है। लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती, क्योंकि एक प्रतिलिपि तैयार करने के बाद उसकी कई सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी और इसलिए मुख्य पहली वाली लिपि कौन सी है, पांडुलिपि, और बाद में उसकी प्रतिलिपि कौन सी लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ी दिक्कत आती है इतिहासकारों की कि पहली वाली कौन सी और बाद की उसकी प्रतिलिपि वाली कौन सी। प्रतिलिपि में छोटे मोटे बदल भी किए जाते हैं और इसलिए थोड़ा सा और मुश्किल होता है। अब ये पांडुलिपि और शिलालेख, इनके बीच में क्या अंतर है? तांबा, लोहा, लकड़ी अथवा पत्थर आदि कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते उसको अभिलेख या शिलालेख कहते हैं। पांडुलिपि कपड़ा, छाल, ताड़ के पत्ते, कागज अथवा धातु में लिखित सामग्री जिसका कोई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक महत्व है। इन्हें शिलालेख, काष्ठलेख, लौहलेख के नाम से भी अभिलेख या शिलालेख को जानते हैं। प्राचीन काल में शासक लेखकों अभिलेखों द्वारा अपने आदेश, निर्देश और संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का उपयोग करते थे। अब उसमें पांडुलिपि में आपको जो जानकारी मिलती है, जैसा कि हमने पहले देखा, धर्म ग्रंथ है, शासकों का वृत्तांत है, शासकों ने किया हुआ खर्च है और अन्य प्रकार की जानकारी उस पांडुलिपि के अंदर मिलती थी। अब यह अभिलेख जो है आपका नष्ट होना ज़रा कठिन है, क्योंकि यह पत्थर का है और यह पांडुलिपि कागज के होने के कारण उसको कीड़े लगने की संभावना है, नष्ट होने की संभावना है और इसलिए बड़े आसानी से उसे व्यवस्थित ढंग से उसको हैंडल करना पड़ता है। जैसा कि यदि आपके मित्र के गृह कार्य की नकल उतारना है तो आपको कितना कठिन होता है। कई बार आपको अपने मित्र की लिखावट में क्या लिखा हुआ है यह आपको समझ में नहीं आता और आप अपने नोटबुक के अंदर कई बार अंदाज से ही आप लिख देते हैं और इसलिए आपके मित्र ने लिखा हुआ और आपकी लिखावट में कुछ आपको उसमें बदल दिखता है। फलस्वरूप आपके लिखे हुए और मित्र के लिखे हुए में आपको छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर उसमें आ जाता है।
तो इसी तरह यह पांडुलिपि का भी ऐसा ही होता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में ऐसा होता है, प्रतिलिपि बनाने के समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अब उसमें कई बार क्या है, एक आधा कोई शब्द बदल जाता है, एक आधा वाक्य उसका बदल जाता है, और उसके कारण पहली वाली ओरिजिनल लिपि और उसकी प्रतिलिपि उसमें हमें कई अंतर दिखाई देता है। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपि बनती रही, अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपि एक दूसरों से बहुत अलग होती गई। अब इस तरह का बदलाव आता है कि ओरिजिनल कौन सी प्रतिलिपि है पांडुलिपि, और उसकी नकल की हुई कौन सी पांडुलिपि है, और पहले वाले की जानकारी और दूसरे वाले की जानकारी में कई बार अंतर दिखाई देता है, और इसलिए इतिहासकारों को योग्य अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल जाता है, या जो सही जानकारी है वो निकलने में उनको मुश्किल होती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मूल लेखक ने क्या उसके अंदर लिखा था, इतिहासकारों के को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, और इसलिए उनको मुश्किल होती है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर पुराने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। उसका भी एक उदाहरण है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत पहली बार उन्होंने 1356 में, और दूसरी बार मतलब इसके 2 साल के बाद 1358 में, और वही उस मूल कॉपी में कुछ बदल करके दूसरी कॉपी लिखी। अब दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, और ये पुस्तकालय जो अभिलेखागार है उसके अंदर यह दबी हुई थी। अभी हमको थोड़ा सा ये जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ये जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म 1285 से लेकर 1357, और इनका जन्म जो है बलबन के समय हुआ था। और जियाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, राजनीतिक विचारक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय वे भारत में रहे, और शेख निजामुद्दीन औलिया के ये भक्त थे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है तारीख़ फिरोज शाही, ये उनकी प्रमुख रचना है। सुल्तान बलबन के राजकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के लगभग 6 वर्ष तक उन्होंने उस समय सुल्तानों का इतिहास लिखा है। अभी आप ये लघु चित्र को आप देखिए, एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, या आप देख सकते हैं वह पांडुलिपि की, ये एक पांडुलिपि है और ये दूसरी पांडुलिपि है, उनकी वह नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10 बाय 5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर है, और इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीचर उसको कहते हैं। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए वो किया जाता था। मतलब पांडुलिपि के अंदर जो मुद्दा लिखा गया है उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस तरह के मिनीचर तैयार किए जाते थे। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता ने अक्सर इन चित्रों का जो अलग करके इनको वो बेचने लगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये मिनीचर या लघु चित्र। आगे जो चित्र क्रमांक आप 2 को देखिए, ये लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण पारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यह नस्तलिपि, ये बाई ओर आप देखिए, और वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। यह शिकस्त लिपि दाई ओर अधिक सघन और संक्षिप्त आपको दिखाई देती है। तो यह फारसी और अरबी के लिखा हुआ है, यह पांडुलिपि का कुछ अंश है। अब यह नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में जानकारी उसमें क्या है। अभी आप देखेंगे सन 700 से लेकर 1750 के बीच का इतिहास हमको कक्षा 7वीं में हमको देखना है। कौन से राजा हुए, उस समय क्या क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो गए, तो उसके बारे में हम 7वीं क्लास में पढ़ेंगे।
हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती है। मुख्य रूप से इन कालखंडों में अनेक तरह के परिवर्तन उसमें आए हैं। इसलिए इतिहासकारों को हर तरह की राजाओं की जानकारी, आर्थिक उस समय की स्थिति, हर स्थिति का जायजा उनको लेना है और ये काफ़ी लंबा पीरियड है। अब उसमें जो परिवर्तन आ गए 700 से 1750 के बीच में, जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उसमें सिंचाई में राहत आ गया। मतलब जैसा आज के समय में हम लोग जो इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं, तो उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए राहत, कताई में चरखे और युद्ध में अग्निअस्त्रों और बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल ये 1000 सालों के बीच में हुआ है। इसी तरह जैसा कि ईरानी, तुरानी, दुरानी, अफगानी, कई सारे पश्चिम एशिया से लोग भारत में आए, जिसके कारण नए तरह का खान पान, आलू, मिर्च, चाय और कॉफ़ी भारत के अंदर आ गया। और भारत में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वह दूसरी जगह के लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार भी लेकर आए थे। नए प्रकार के विचार भी ये लोग लेकर आए और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी आ गई। जैसा कि आग्नेयास्त्रों का उपयोग जो लोग करते थे पश्चिम एशिया के अंदर, वो भी हमारे देश के अंदर आ गया। और इसके परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल यह रहा है। इस समय जो काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए। आप एक ये गोल आकार का आप देख सकते हैं, ये राहत और ये कुओं से पानी निकाला जाता था। तो ये आप देखिए। इसके अलावा आप दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसर मिला। अब तो ये पहला होगा कि नए नए प्रकार की प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी आ गई, हथियारों के बारे में आ गई, खान पान के बारे में आए, नए विचार आए। अब उसके बाद और राजनीतिक दृष्टि से क्या नए विचार पनप रहे थे, नए विचार आगे आ रहे थे। इस युग में लोगों की गतिशीलता के कारण अब लोगों की गतिशीलता बढ़ी है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। लोग अवसर की तलाश में यात्राएं करने लगे। आज भी आप लोग देखते हैं, लोग यात्राएं उस समय क्यों करते थे? नए नए अवसर की तलाश, रोजगार के लिए, इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के कारण। तो लोग जो है या अपना पेट भरने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे और जिसके कारण उनका एक दूसरों से संपर्क भी आया। अब जो दूसरे जगह से लोग भारत में आए थे, भारतीय उपमहाद्वीप में, उन्होंने यहाँ पर अवसरों के जो तलाश में यहाँ आए, तो यहाँ पर अपार संपदा थी और वह भाग्य उनका गढ़ने के लिए बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। और इसलिए उन्होंने देखा यह अवसर उनको मिल सकता है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, यह समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र होता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच नाम तौर पर युद्ध के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ऐसे लोगों के लिए होता था। जैसा राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा, सामंत वर्ग, सेनापति और सैनिक आते थे, मतलब जो युद्ध करने वाले लोग हैं। जैसा राजा ये पूरे भूक्षेत्र का प्रमुख होता था, उसके बाद उसको सामंत या उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं, सेनापति, सैनिक। और ये राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करके वह भूक्षेत्र को अपने कब्जे में सैनिकों और सेनापति और अपने लोगों के बलबूते पर ये कोशिश करते थे कि नए नए भू प्रदेश उनके साम्राज्य में मिले और इसलिए उनको युद्ध करना पड़ता था। जो उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे, जैसा कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त के गुणगान गाते थे। कुछ कवि भी थे, कई चरण भाट भी थे और वो राजाओं की तारीफ करते थे। जैसे कई ऐसे इतिहासकार भी थे जो अपने राजा का इतिहास लिखते थे, तो उनको वह दरबार में इस तरह के अवसर इनको मिलते थे। जैसा कि इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ उठा रहे थे, जैसा उठाया मराठा, सिख, जाट, अहम और कायस्थ
कायस्थ, लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति है। और इसी तरह आप देखेंगे महाराणा प्रताप का भी नाम उसमें आता है, जो राजपूत 1540 से 1597, जैसा राणा संगा का भी नाम आता है, लेकिन हम कुछ उदाहरण उसमें ले रहे हैं। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के में उनका इतिहास आता है। और जैसा वीरता और दृढ़पन के लिए वह प्रसिद्ध है, और उन्हें सम्राट अकबर की अधीनता उन्होंने कभी भी नहीं स्वीकारी। और उनके हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपको मालूम है। अब ये दूसरे जो है ईस्वी सन 700 से लेकर 1750 के बीच में जो अलग अलग राजा हुए, जैसा मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, जैसा उनका कार्यकाल 1630, मतलब उनका जो जन्म 1630 से 1680, भारत के महान राजाओं में उनका नाम आता है। ये बड़े रणनीतिकार और पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, और औरंगजेब बादशाह के साथ उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया, और इनको एक न्यायप्रिय राजा माना जाता है। जैसा ये दूसरा चित्र है सूरजमल जाट का, यह सुजान सिंह 1707 से 1763, राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट शासक सूरजमल जाट में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता और दूरदर्शिता के सभी गुण उनके पास थे, और ये भी बड़े शासक सूरजमल जाट रहे। इसके अलावा महाराणा प्रताप 1780 से 1839 ये उनका समय है। अब ये पंजाब प्रांत के राजा थे, शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध, और इनकी राजधानी लाहौर थी। अभी और जो दूसरे और अहोमों की बात हम करते हैं, ताई राजकुमार चालू सुखाफा के नेतृत्व में अहोमों ने ब्रह्मपुत्रा घाटी वहाँ पर हमला करके अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। उनका जो कार्यकाल है, पीरियड है 1228 से 1268। अब ये असम के अहोम क्षेत्र में उन्होंने शासन किया। जैसा कि सुफाका का जन्म 1189 और मृत्यु उनका 1268 में हुआ है। तो इस तरह अब आगे देखिए, कृषि समाज जाति उपजाति में वह किस तरह बटा। इस काल में जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पर बढ़ी, और खेती का जो क्षेत्र था वो भी काफ़ी बढ़ा, और जिसके कारण समाज में काफ़ी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। जैसा कि पर्यावास की हम बात करते हैं, उसमें पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने के लिए वो कृषक बने। मतलब बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई हुई, और उसमें पर्यावास में परिवर्तन हुआ। मतलब किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों के सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। अब वहाँ जो पहले लोग जंगल में रहा करते थे, उसके स्थान पर लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो कृषक बने। कृषकों के नए समूह, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वनवासी थे, वो क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से वह प्रभावित होने लगे। जटिल समाजों के वो अंग बन गए। मतलब अब वो लोग समाज के अंदर आ गए, कृषि करने लगे, कृषि उत्पादन करने लगे, और कृषकों को कर देना पड़ता था, मतलब खेती करने वालों को, और वे स्थानीय मालिकों की सेवा भी करते थे। और जिसके कारण जिनके पास बड़े पैमाने पर खेती थी, वो लोग बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जमींदार हो गए, और बाकी जो है किसान, और जिनके पास कम ज़मीन थी या दूसरों के खेतों पर वह काम करते थे, तो जिसके कारण सामाजिक दृष्टि से जिनके पास कम ज़मीन या ज़मीन ही नहीं थी, तो ये लोग कमज़ोर, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त और वो ताकतवर हो गए। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर पड़ने के क्या कारण थे? अभी हमने देखा, लोगों ने जो वनवासी थे, जंगलों को काटकर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया।
उसमें से कुछ लोग कृषक बन गए, बाकी और अन्य लोग अलग अलग प्रकार के काम करने लगे। और इसी तरह कुछ के पास बहुत अधिक उपजाऊ जमीन, मवेशी, तो खाली समय में लोग दस्तकारी करते थे, पशुपालन भी करते थे, जिसके कारण समाज में अंतर पड़ने लगा और लोग जातियों में बांट गए और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा मिलने लगा। अब ये समाज में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वो कभी कोई ताकतवर लोग होते थे, तो कहीं अबला या उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन यह स्थिति उनकी हमेशा के लिए ऐसी नहीं रही। कुछ लोग सेना में चले जाते थे, राजा की सेवा में जाते थे, सामंतों के पास जाते थे, कई जमींदारों के पास जाते थे और अवसर प्राप्त करके ही अपना स्थान वह फिर प्राप्त करते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदल जाते थे। यानी समाज के हैसियत, जैसा कोई सेनापति हो गया, कोई बड़ा सरदार हो गया, या किसी सेना में बड़े ऊंचे ओहदा उसको मिल गया, मनसबदार बन गया, इसके अलावा कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गया और उन्होंने अपने कार्य से वह ओहदा वो हासिल कर सकता था, और जिसके कारण उनकी आर्थिक और सामाजिक ताकत जो है बढ़ जाती थी, वर्चस्व बढ़ जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी और नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग लोगों के जरिए जात पंचायत के द्वारा ये किसी प्रकार के जो इनके निर्णय होते थे वह उनको सुनने पड़ते थे। आज के जैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे है, वह इस तरह के उस समय नहीं थे। तो इस तरह उस समय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव सन 700 से लेकर 1750 के बीच में भारत में इस तरह आ गए। तो यह भाग दूसरा समाप्त होता है। धन्यवाद।